वो फ्लेक्सिबल है। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जा रहा है, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो ज़ुबानी तो बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि जी सही होना चाहिए, एनर्जी सेक्टर को रिफ़ॉर्म करना चाहिए, लेकिन ना तो उनके पास पॉलिटिकल पावर है, ना ही वो इसको रिफ़ॉर्म करेंगे, और चंद लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है वो होता रहेगा। इसी तरह ये सोलर वाली ख़बर हम वहाँ पढ़ रहे थे, तो इसमें उन्होंने कुछ नंबर्स वगैरह दिए हैं। ग्लोबल इकॉनमी के बारे में मैंने आपको बताया कि इस वक्त ग्लोबल इकॉनमी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि ग्लोबल इकॉनमी का मकसद ये था कि जो चीज़ें आपको अपने मुल्क में सस्ती नहीं मिलती वो दूसरे मुल्कों में सस्ती मिले। ग्लोबल इकॉनमी का मकसद ये था ताकि हर जगह खुशहाली आए। ग्लोबलाइज करने का मतलब भी जब होता है ना कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है या ग्लोबलाइज कर रहे, उसका मकसद ये होता है कि आपके मुल्क में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको तेल महंगा आपके मुल्क में नहीं अवेलेबल या महंगा मिल रहा है, तो आप सारी दुनिया फिरें और सस्ता तेल ख़रीद लें, सस्ती अनाज ख़रीद लें, और आपकी जो आवाम है वो अपना डे टू डे काम भी करे। और वो तो पाकिस्तान में बेसिकली आपने जैसे देख लिया, ज़्यादातर आबादी तो मज़े कर रही है, ना जॉब करती है, ना एग्रीकल्चर, ना बिज़नेस, कुछ भी नहीं, बस घर पे बैठे और जो है ड्रामे देखे जा रहे हैं, और उसके अलावा गपशप हो रही है, और अखबार वगैरह भी नहीं पढ़ते, मतलब उस तरह भी वो नहीं है, ज़्यादा फेसबुक वगैरह, टिकटॉक और ये चीज़ें। पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम तो ये काम कर रही है, और ये जो सारे मसाइल हैं वो खामोशी से उसको बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है जी, बाहर नहीं निकलेंगे, चीनी महंगी होगी, चीनी नहीं पिएंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके गुजारा हो रहा है, लेकिन एक हद है इस चीज़ की भी। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान में रिसोर्स ख़वातीन जैसे तकरीबन 10-12 करोड़ ख़वातीन हैं, वो घर बैठी हुई हैं, चाहे वो डॉक्टरी कर लिया उन्होंने हुकूमत के ख़र्चे पे, फिर भी घर बैठे हैं और कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, ना अपने फैमिली को दे रहे हैं, अर्न करके दे रहे हैं, ना इकॉनमी को फ़ायदा दे रहे हैं। और फिर जब आपके इतने सारे रिसोर्सेज जो है 15 करोड़ के करीब काम नहीं कर रहे, और अगर 5 करोड़ काम भी कर रहे हैं, उनकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो आपके फिर मिडिल क्लास भी ग्रो नहीं करते, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप देखें कि GFC पंखे जो है वो पहले भी, आज से 40 साल पहले भी, 50 साल पहले भी GFC कंपनी पंखे बनाती थी, और अभी भी वो पंखे बनाती है, क्योंकि उसकी सेल पंखों की होती है। अगर वो एयर कंडीशनिंग की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 3-4 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके AC कोई भी नहीं ख़रीदेगा। या तो लोग सेकंड हैंड AC ख़रीदेंगे हमारे मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क में हर चीज़ सेकंड हैंड ख़रीदी जाती है, गाड़ियाँ भी, ये सारा कुछ। इसी तरह ये व्हाट्स राइट वाला जो मैंने आपको बताया वो आर्टिकल था। आगे चलते हैं जी, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में जो है फेसिंग गैस ब्लैकमेल बाय रशिया, EU टर्न्स टू इज़राइल। मैंने कहा ना, वर्ल्ड इकॉनमी का फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर रशिया से यूरोप को गैस नहीं मिल रही तो इज़राइल चला जाए, अमेरिका से पूछ ले। अब वो टैंकर में भेजते हैं, पाइप पे भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, वो फिर टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो पाकिस्तान जो है ग्लोबल इकॉनमी से कोई फ़ायदा नहीं उठाता अभी तक। हमारे जितने पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसीलिए ये नहीं करते। आप खुद देख लें, आपका अब आजकल महंगाई की वजह से आप कहाँ जाते होंगे? सस्ते बाज़ार जाते होंगे। आपने अगर कपड़े ख़रीदने हैं तो आप लंडा बाज़ार जाते होंगे। अगर आपने बच्चों को किताबें लेके देनी है तो आप सेकंड हैंड बुक शॉप से जाके उनके स्कूल की किताबें ले रहे होंगे, या फिर ऑल टुगेदर उनको स्कूल ही नहीं भेज होंगे। तो ग्लोबल इकॉनमी का मकसद ये है कि अगर किसी फैमिली पे या मुल्क पे प्रॉब्लम आए तो उसके पास ऑप्शंस हो। तो आप बजाय कि बच्चों को स्कूल रोक दें, आप उनको होम स्कूलिंग करने की कोशिश करें, ऑनलाइन स्टडीज़ करने की कोशिश करें। तो इस तरह करके ग्लोबल इकॉनमी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप चूँकि अवेयर नहीं हैं, तो आपके जो नॉमिनेटेड पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं या फेडरल लेवल पर आते हैं, वो सब जो है भी ये बात नहीं करते कि चलें ठीक है, हमें अगर एक जगह से फ़ायदा नहीं हो रहा। ये वाला अगर आप वर्ल्ड इकॉनमी और पॉलिटिक्स का जो है अखबार, ये वाला पेज पढ़े तो आप देखेंगे कि यहाँ सारी दुनिया अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी दुनिया के साथ इंटरैक्ट करती है। ठीक है, जर्मन रिफाइनरी डिलेमा टेस्ट रशियंस ऑयल बैन रिज़र्व। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अब आपने
आपको इस काबिल हो जाना चाहिए, अगर आप ये वीडियोस गौर से देख रहे हैं, कि आप इस बात का मतलब समझ सकें। वो कह रहे हैं जर्मनी में जो ऑयल रिफाइनरी के ऑयल रिफाइनरी की जो कंपनीज़ हैं, चूँकि यूरोपियन यूनियन ने, यानी जर्मनी भी यूरोप के अंदर आता है, यूरोपियन यूनियन ने रशिया से ऑयल ख़रीदने पे बैन लगाने का फ़ैसला कर दिया और अगले कुछ महीनों में वहाँ से ऑयल आना बंद हो जाएगा। तो फिर जर्मनी की जो क्योंकि वहाँ से ऑयल, वो रिफाइंड ऑयल भी रशिया से ख़रीदते थे, क्योंकि रशिया में बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं। तो एक तो बहुत सारी रिफाइनरीज़ बंद हो गई हैं दुनिया में कोरोना की वजह से, और क्योंकि ऑयल का रेट बहुत कम था कोरोना के टाइम पे, सप्लाई बहुत थी, डिमांड कम थी। अब रशियन जो रिफाइनरीज़ हैं उनका बेनिफिट भी ग्लोबल इकॉनमी के होते हुए जर्मनी को नहीं होगा। तो वो डिलेमा कहते हैं, आप जब किसी कश्मकश में फंस जाते हैं उसको डिलेमा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर जर्मनी को मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपने मुल्क में रिफाइनरीज़ को चलाना पड़ेगा। हो सकता है जर्मनी ने तवज्जो ना दी हो, जो उनके वहाँ के हुक्मरान हो, उन्होंने कहा हो कि यार देखें, हमें रशिया से मिल जाता है, हमें और जगहों से मिल जाता है। उन्होंने ग्लोबल इकॉनमी के होते हुए, बंदा कभी कभार कहता है ना यार मार्केट से चीज़ आप अभी क्या लानी, जो है कल ले आएंगे, कौन सा ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ग्लोबल इकॉनमी से जर्मनी फ़ायदा उठा रहा था। लेकिन अब ये जो रूस के पर बैन लगा है क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से, तो जर्मन रिफाइनरीज़ को प्रॉब्लम हुआ है और उनको अब नई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। पहले प्राइवेट सेक्टर उसके बाद फॉलो करेगा, तो गवर्नमेंट का वहाँ भी बजट हिलेगा। तो देखिए, हर जगह मसले आते हैं, लेकिन ये खबर लगने से ये मतलब नहीं है कि जर्मनी की इकॉनमी बैठ जाएगी और जर्मनी की जो करेंसी है वो सिफर हो जाएगी और जर्मनी में तेल का मसला वो हो जाएगा। ये खबर लगने का मकसद, और वो भी देखें पाकिस्तान के अखबार में खबर लग रही है, इसका मतलब है जर्मनी के अंदर तो इस पर बहुत सारा काम हो रहा होगा और बाकी जो जर्मनी के इर्द गिर्द उनके नेबर्स हैं वो लोग भी इस मौके से, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाकर जर्मनी को हेल्प करेंगे कि जी हमारे पास रिफाइनरी थी, उसमें अगर आप थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट कर लें तो वो जल्द चल पड़ेगी। तो वहाँ जब कारखाने चलेंगे तो उनके लोगों को जॉब्स मिलेंगे। हमारे यहाँ रिफाइनरी पे कोई बात ही नहीं हो रही। फ्रंट पेज में अगर अभी निकाल लूँ और आप मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं जो हम तकरीबन 16 मई से बना रहे हैं 2022 से, बिज़नेस रिकॉर्डर के पेज, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि किसी एक फ्रंट पेज पे भी किसी दिन भी पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज अवेलेबल हैं उनसे रिलेटेड फ्रंट पेज पे और या बैक पेज पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट ये दो पेज होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई ख़बर भी नहीं लगी। जिसका मतलब ये है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट का कि हमारे यहाँ रिफाइनरीज़ को ये बैक पेज आ गया, ठीक है ना। बैक पेज पे क्या खबर लगी हुई है कि नेपरा जो है अग्रीज टू लेट कराची इलेक्ट्रिक रिकवर 9 बिलियन फ्रॉम कंज्यूमर्स। बड़ी बात होगी जी, यानी कि मैं बात से आगे आ गया हूँ कि वो रिफाइनरी वाली जर्मन वाली जो मैंने आपको समझाई, मकसद ये है कि देखिए, आप न्यूज़पेपर का भी मकसद ये होता है कि आपको वेल अवेयर करे कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम आने लगा है, तो बिजनेसमैन और गवर्नमेंट मिल के उसको सॉल्व कर सकती है। यहाँ बैक पेज पे क्या खबर लगी हुई है, एक तो शहबाज शरीफ को बहुत शौक़ है अपनी तस्वीर लगवाने का, तो एक तो ये लगी हुई है और उनके जो मुख्तलिफ चमचे हैं। बाकी नेपरा जो है बहुत एहसान कर रही है कि वो कराची इलेक्ट्रिक को अलाउ कर रही है कि कंज्यूमर पर मज़ीद जो है ना बिजली के रेट्स बढ़ाए। तो ये यार बजाय कि कराची इलेक्ट्रिक को कहे कि ऐसा प्लान बनाए कि जो आपका 9 बिलियन का नुकसान हुआ वो आप कस्टमर से रिकवर ना करें, बल्कि आप इंटरनल इफ़िशेंसी से, वही वाली बात है कि घर के अंदर ही कुछ चीज़ें अगर टाइम पर आप बिज़नेस के अंदर मैनेज कर लेते हैं तो बात बन जाती है। तो वो नहीं बस आवाम के ऊपर डायरेक्ट। अब आवाम कहाँ से कमा के लाएगी, तो फिर वही बात है, कराची से लेकर खैबर तक क्राइम्स में इजाफा, लोगों के जो, उसके अलावा बैंक्स का डूबना, प्रॉपर्टी की वैल्यू का नीचे जाना, क्योंकि इतना लोग जो है उसको कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जब मसले में पड़ेंगे तो वो अपनी जो होल्डिंग्स हैं लैंड बिल्डिंग में, फिर गवर्नमेंट ने अभी टैक्स भी लगा दिया है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्लॉट होल्ड करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा उसकी कीमत पे 1%। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी सोयाबीन, अब सोयाबीन जो है वो बहुत सारी जगहों, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो उसकी बेसिक कमोडिटी है।
सोयाबीन जो है वो बेसिक वो कमोडिटी है। इस कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ेगी तो इसकी जो प्रोसेसिंग है, जिसके बाद ऑयल बनाया जाता है, मुख्तलिफ और खाने पीने के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो और महंगे हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस चलते हैं। हम थे इस पे इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे थे और जो है आपको बता रहे थे कि वर्ल्ड इकॉनमी का फ़ायदा ये है कि जब मुल्क के अंदर कोई मसला हो तो वर्ल्ड इकॉनमी से आप फ़ायदा ले लें। फिर इसी तरह जो है क्या कहते हैं और ख़बरें लगी हैं। आज जो सबसे बड़ी खबर, और कल हम उसको डिस्कस भी करेंगे, वो फेडरल रिज़र्व जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आज शायद 1% तक बढ़ा दे अमेरिका में, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स भी बहुत नीचे जाएंगी दुनिया में। उसके अलावा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो या उसके अलावा आपने अपना कारोबार कर रहे हो, हर चीज़ में आपका जो मुनाफा है वो नीचे जाएगा। और चूँकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है और लोग चाहेंगे कि अमेरिकन इकॉनमी में इन्वेस्ट करें, वहाँ के बॉन्ड्स और वो ख़रीदे, तो एकदम से मुल्क में पैसे, मतलब पूरी दुनिया में ग्लोबल इकॉनमी में फ़्लो ऑफ फंड्स जो है मज़ीद अमेरिका की तरह होंगे, जैसे पिछले कुछ महीनों से हो रहे हैं जब से जो है। इसी तरह इंग्लैंड में जो इनका बैंक है इंग्लैंड का, इंग्लैंड सेंट्रल बैंक ECB, वो भी जो है शायद इस तरह का फ़ैसला करेगी। तो सारी दुनिया में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, यानी पैसा इस्तेमाल करने का ख़र्चा का रेट बढ़ेगा, तो वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम को, जहाँ पर आप जॉब करते हैं या आपके बिज़नेस को, सारी चीज़ों को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। और आप दिनों के हिसाब से देख सकेंगे कि मज़ीद जो है ना प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर, उस इदारे के बंद होने के या उसके इर्द गिर्द अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं अदर दैन डॉक्टर वगैरह, तो आपको उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, गोल्ड की प्राइस, ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, तो ये सब बातें तो हम कर रहे हैं। एल्युमिनियम की प्राइस बढ़ रही है। सिंध के बजट की हमने बात की, कराची के साथ जो हैंड हुआ है दोबारा हमने उसकी बात की है। ठीक है जी। और इसी तरह डॉलर मज़ीद गिरता जा रहा है। स्टॉक प्राइस अगर आज पॉजिटिव भी है तो आने वाले दिनों में मज़ीद गिरेगी। चाइना वगैरह ने जो हमें बेनिफिट दिया है वो सिर्फ कहने की बात है, उसमें कोई खुश होने की बात नहीं है। ये ऐसा ही है कि एक शख्स ICU में है और उसको थोड़ी देर के लिए होश आ गया, तो ये सब चीज़ें बातें ऐसी हैं। अच्छा जी, आगे जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन दुबई बट विदाउट पेपर, ये कुछ बातें हैं जो डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे वो कहता है एक्सपोर्ट टू इटली क्रॉसेस 1 बिलियन। चले, अच्छी बात है। प्रीवियस गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ मुल्कों में, देखें ना, ग्लोबल इकॉनमी ये है कि आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो आप और मुल्कों को बेच दें। आपको जो चीज़ ज़रूरत है आवाम के लिए और अपने लिए, वो आप वहाँ से मंगा लें। इशू ऑफ डिक्लेयरिंग प्रोडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज गुड मस्ट बी रेफर्ड टू CCI। बेसिकली सेल्स टैक्स एक्ट में गुड्स को, इलेक्ट्रिसिटी को भी गुड्स का दर्जा दे दिया गया, यानी 17% सेल्स टैक्स बिजली पे लगने लगी है। और बिजली के बिल जितने भी, जो भी बिजली, जिस तरह 10,000 अगर आपका बिजली का बिल अब आएगा तो उस पर 1700 रुपये सेल्स टैक्स होगा। इसका मतलब है कि गर्मियों में बिजली कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये आएंगे, तो आपको 5 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 20-30 हज़ार तो बनेंगे। तो जब बिल आएगा तो वो 32,000 का या 42,000 का इस तरह होगा, क्योंकि उसमें सेल्स टैक्स भी शामिल करेंगे और गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेगी। इनडायरेक्ट टैक्स है, अमीरों से तो वो सिर्फ 2 खरब रुपए ले रहे हैं, लेकिन 22 करोड़ आवाम से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और उसमें अब इलेक्ट्रिसिटी को भी गुड्स में शामिल कर दिया गया। तो इंटरेस्टिंग बात है। इसका हल ये है कि आप टैक्स दोस्ती जैसी टीम, एडवोकेट एंथनी विलियम्स मैं बात कर रहा हूँ और मशवरा ये दे रहा हूँ कि हमारे जैसे अच्छे एडवोकेट्स को इंगेज करके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटिशन कर सकते हैं कि आया ये गुड्स है भी कि नहीं, और गवर्नमेंट के पास पावर है इसको गुड्स डिक्लेयर करने की नहीं, और अगर है तब तो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, वरना तो ये सेल्स टैक्स इतनी आसानी से नहीं लगेगा। तो अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो कोर्ट्स भी एक रास्ता है। उसके अलावा ये है कि अब आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, चाहे आप स्टे एट होम पर्सन हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से मुराद कॉलेज यूनिवर्सिटी भी शामिल है, या जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं,
या पाकिस्तान में आते जाते हैं आपकी जो सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अब जो है कम से कम 30 से 50% बढ़ जाएगी। तो अगर अभी आपकी डिस्पोजेबल इनकम इस तरह थी कि आप महीने के सब पैसे फैमिली के मिला के 50,000 रुपये बच रहे थे आपको, तो 50,000 रुपये अब आपको गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 6 महीने में बचा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा है कि ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे थे कि आपने कर्ज़े लिए हुए थे, चाहे वो आपने फैमिली से लिए थे, फ्रेंड से लिए थे जिन पे कोई सूद नहीं था, अगर आपने वो कर्ज़े लिए हुए थे तो अब वो कर्ज़े आप वापस नहीं पे कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी और आपको डेफिसिट होगा। तो इस तरीके से ये सब जो फ़ैसले ये गवर्नमेंट ले रही है माशाल्लाह मुस्कुराते हुए, और मिफ्ता इस्माइल जिनका काम है कि डिसाइड करे, और फिर बिलावल साहब भी हैं वो भी हैं, तो ये जो सारे फ़ैसले इन्होंने लिए हैं इसकी वजह से आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी है। अगर आप काम करने में खुश हैं, मेहनती इंसान हैं, और फैमिली के अंदर आप चाहे वालिद साहब हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, या बच्चे हैं, या जो भी आपकी पोजीशन है फैमिली में, तो आप अगर मेहनत करने में खुश हैं और इससे आप ऑनलाइन भी कमाई शुरू हो जाती है आप लोगों की, और जॉब में भी मज़ीद आपको बोनस मिल जाता है, फिर तो ठीक है, फिर आप इस सारे मसले को बहुत ही आसानी से हल कर लें। क्योंकि घर में जब पैसा ज़्यादा आएगा या आपके बिज़नेस में सेल्स जब बढ़ेगी, अगर आप इन हालात में अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं या गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर सकती है, फिर तो तीनों इकनॉमिक जो एजेंट्स हैं किसी भी इकॉनमी में, फैमिली, बिज़नेस और गवर्नमेंट, वो तीनों खुश होंगे। लेकिन जहाँ भी आप अगर नहीं मज़ीद कमाना चाहते, कर्ज़े ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं आगे बढ़ रहा, हुकूमत के खर्चे कम नहीं हो रहे, कर्ज़े लेना कम नहीं कर रहे। आज गवर्नमेंट ने खबर लगाई है कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं कि कर्ज़े कम लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको गो थ्रू भी नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा, तो अब जो है यहाँ पर हम रुकेंगे। वैसे तो अखबार के अंदर मज़ीद भी कुछ रिसर्च होती है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बिज़नेस रिकॉर्डर की अपनी टीम ने कि पावर के बारे में ये देख लें कि रेट कहाँ पे जाएगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो गवर्नमेंट ने गलती कर ली और आईटी फ्रीलांसर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मुर्गी की बात हो रही है, इसके रेट्स वगैरह के हवाले से उन्होंने पेशन गोई की है, और फिर स्टॉक मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ रेट्स वगैरह है, ये भी गपशप है। इसमें भी चंद ख़ानदानों को और चंद लोगों को फ़ायदा होता है, और बड़ा अच्छा खासा फ़ायदा होता है। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ फिर कमोडिटी वगैरह के रेट्स हैं जो मुल्क में भी हैं, कराची पोर्ट की बात हो रही है, और उसके अलावा इंटरनेशनल भी जो सारे मुख्तलिफ करेंसीज़ वगैरह और वो चीज़ें, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चूँकि टाइम काफ़ी हो गया तो इसलिए बात सिर्फ करते हैं कि जैसे रशियन करेंसी क्यों बढ़ती जा रही है, डॉलर और यूरो, क्योंकि रशियंस ने कहा है कि वर्ल्ड इकॉनमी में रूल ये है कि आप डॉलर में वो ट्रीट करेंगे तो नहीं, अब हम अपनी करेंसी, जिसने हमसे जो चीज़ ख़रीदनी है वो हमें रूबल में पेमेंट करेगा। तो रूबल की डिमांड बढ़ गई है, उसकी सप्लाई तो उतनी ही है फ़िलहाल, तो रशियंस को फ़ायदा हो रहा है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। पाकिस्तान भी अगर आज भी चाहे, इस सारे अखबार को पढ़ने के बाद आज भी गवर्नमेंट और बिजनेसेस चाहें कि पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू बढ़नी चाहिए, एक पूरी कैंपेन चलाएं कि दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, लोगों को इनकरेज करें कि पाकिस्तान में आके टूरिज़म करें। उसके अलावा जो मनी मार्केट्स हैं जहाँ पे रुपये की ट्रेडिंग होती है, वहाँ भी तसल्ली दें ट्रेडर्स को कि हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग है। तो इन सारी वजहों से रुपये की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन हमारे अपने लोग प्रेफर करते हैं, जो 10 लाख एलीट क्लास है, कि वो रुपीज़ नहीं डॉलर्स में अपना सारे एसेट्स रखें, मुल्क से बाहर रखें, या यहाँ भी रखें तो डॉलर्स में रखें। तो इस तरीके से जो है ना, वो फिर आपकी रुपये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। रशिया की एग्ज़ाम्पल देख लें कि रशिया के साथ दुनिया ने नहीं कोऑपरेट किया, तो रशिया ने भी अपनी रूल्स रेगुलेशन सेट करना शुरू हो गए। पाकिस्तान जितने भी इंपोर्ट कर रहा है, मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली 50 मिनट हो गए हैं, पता नहीं आप ये वीडियो देख भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरे से जब पूछा जाएगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल लो हैंगिंग फ्रूट क्या है, तो आज ही पाकिस्तान डिक्लेयर करे कि चूँकि उसके मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो वो जो इंपोर्ट्स करेगी वो डॉलर में नहीं करेगी, वो रुपीज़ में करेगी, और फिर
दुनिया के वो मुल्क जो पाकिस्तान के साथ रुपये में जो है वो डील करने के लिए रेडी होंगे तो वो है। इसमें चाइना डेफिनेटली, चाइना बजाय कि ये जो फ्रंट पेज पे ये ख़बर लगी है, एक्चुअल जो ख़बर लगनी चाहिए थी, चाइना कम्स टू आर रेस्क्यू इन अ बिग वे। ये ख़बर तो ठीक है कि चाइना रेस्क्यू, लेकिन नीचे जो सब हेडिंग लिखी है कि वो जो लोन था जी 2.3 बिलियन का जो चाइना ने दिया हुआ था, उसको वो क्या कर रही है, रोल ओवर कर रही है। रोल ओवर का मतलब है कि वो कह रही है कि ठीक है आप 1 साल 2 साल और ले लें, उसको रीस्केड्यूल करिए। और दूसरा, हमें वो एडिशनल 2.5 बिलियन से लेके 2.8 बिलियन तक, इन दोनों में से कोई फिगर देगी मज़ीद लोन। ये ख़बर टोटली गलत है फ्रंट पेज की। बल्कि यहाँ अनाउंसमेंट ये होनी चाहिए थी कि चाइना से अब जो चीज़ भी इंपोर्ट होगी उसकी पेमेंट रुपये में होगी। जब रुपये में पेमेंट होगी तो रुपये की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी आज ही के दिन। अच्छा, अब बाकी इंपोर्ट्स कंट्री बाय कंट्री एंड आइटम बाय आइटम गवर्नमेंट बैठे और जो है रीनिगोशिएट करे। इसमें फॉरेन मिनिस्टर का रोल होना चाहिए। बिलावल, वो वाली बात है कि बिलावल के लिए ही कहूँगा, इस तरह का बंदा आपने रखा है जिसको ना बोलना आता है ना उसको कोई ये बातें पता है, तो वो क्या जो है निगोशिएट करेगा कि जी हम आपको डॉलर में नहीं, हम आपको वो करेंगे। तो बच्चा जमूरा आपने रखा हुआ है, एक बात वो। फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो बेसिकली एक फैक्ट्री का मालिक है, वो इस मुल्क को भी इस तरह चला रहा है कि जी जितना ज़्यादा जुल्म हो सकता है लोगों पे, उनकी तनख्वाहें भी काटो, उनके पेट्रोल का बम भी उन पे गिराओ, लेकिन अपना सुकून जो अपना कारोबार है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। तो बस इस अप्रोच से तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, उसके अलावा और डिपार्टमेंट्स और वो भी हैं, और ऐसी पर्सनालिटी पाकिस्तान में जिनका दूसरे मुल्कों में अच्छी गुडविल है, तो वो जो है निगोशिएट कर सकते हैं कि हम डॉलर्स नहीं पे करेंगे, हम रुपीज़ में करें। और इसको अगर अभी शुरू कर लेंगे तो अगले साल तक सारी चीज़ें ऐसी मुल्कों से आप मंगाएंगे जो आपसे रुपये लेंगे। और रुपये वो क्यों लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो आपको जिनको रुपीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी लेते हैं और उस वहाँ पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं। और फिर अगर आप अपने कल्चर टूरिज़म को प्रमोट करेंगे तो ये भी रीज़न्स बनेंगी कि आपके पास वो आएगा। तो इतने तो सिंपल हैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसके लिए वो टीम चाहिए जो जब बैठे तो इस नीयत से बैठे कि हम आज इस मुल्क से जितनी भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो अब से अगले 3 to 6 मंथ्स में वो रुपीज़ में होंगे, जैसे रशिया ने किया। ठीक है, आप औरों की मजबूरी बने तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना इस वक्त 22 करोड़ आवाम जो है मुझे छोड़ के जो है दुनिया के रहमो करम पे है, और दुनिया के रहमो करम से बढ़ के वो इस शख्स के रहमो करम पे है, ये शहबाज शरीफ साहब। और अगर इमरान खान आया तो उसके रहमो करम पे होंगे। तो अपने लीडर जो है चूज़ करते हुए सोच लें कि हर मसले का हल मौजूद है और बड़ा सिंपल हल मौजूद है। उसके लिए पॉलिटिकल और इकनॉमिक विल होनी चाहिए। प्रॉब्लम का सलूशन मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान का जो इस वक्त डॉलर के हवाले से जो प्रॉब्लम है, रिज़र्व्स के हवाले से जो प्रॉब्लम है, इंपोर्ट्स के हवाले से जो प्रॉब्लम, बेशक इंपोर्ट बढ़ाते जाए, बल्कि आप उन कंट्रीज़ को इनकरेज करें कि जो हमसे रुपये लेगा वो हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें। और आप अपनी इंपोर्ट के टाइम क्वालिटी चेक करें ताकि मुल्क में जो है कबाड़ भी ना आए, वही चीज़ आए जो प्रॉमिस की गई है। ये ना हो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं या कोई ऐसी कंट्री जिसकी बहुत बुरी क्वालिटी है वो चीज़ें इंपोर्ट करें। आप इंपोर्ट की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, रुपये की में पेमेंट करें डॉलर्स के बजाय। और मुझे इजाज़त दें कि आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जो टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं फाइनेंस बिल के, वो हम साथ साथ डिस्कस तो करते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स, और बिज़नेस रिकॉर्डर को देखते हुए आज के दिन हमने आपको मुख्तलिफ आपकी फाइनेंशियल लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट से अवेयर किया है। वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें लोगों के साथ, और ये चीज़ें डिस्कस करते रहें जो आइडियाज़, प्रपोजल्स और न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में है। थैंक यू वेरी मच।